पिक्चर चालू करो बे। जवाब है ये, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपसे अभी मैंने पूछा कि आपकी वर्किंग स्टाइल में क्या फर्क है, तो उसको लेकर एलजी साहब ने जरूर कहा कि अरविंद केजरीवाल से आतिशी लाख गुना ज्यादा अच्छी हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। तो मैं एलजी साहब को कहूंगी कि आज तक उन्होंने बीजेपी की तो किसी नेता की तारीफ नहीं करी, आम आदमी पार्टी के एक नेता की तारीफ करी, तो जब वो वोट डालने जाएं तो वो भी मेरे नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। चलिए, कवाली बेइज्जती। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आप केजरीवाल जी के लिए ये कुर्सी आपने खाली छोड़ रखी है। ये सही है कि आप अपने नेता के सम्मान में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती, जो कि यहां पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये खाली कुर्सी लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये राजशाही की निशानी है। आप पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, अनडिनाइबल है, सब लोग जानते हैं ये बात। फिर उस कुर्सी पर बैठने में क्या आपत्ति होनी चाहिए आपको? लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो कुर्सी भी जनता की है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, जो दिल्ली में पिछले 1.5 साल में हुआ है, पिछले 2 साल में हुआ है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना, सरकार की पावर को मिसयूज करना, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, हम कहते हैं कि भारत में सबको बराबरी का अधिकार है। आप मुझे बताइए, आप इस देश के, हम 26 जनवरी के करीब हैं, रिपब्लिक डे है हमारा, हमें अपना संविधान मिले 75 साल हो जाएंगे शायद इस साल। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना परसिक्यूशन देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मुझे याद है, हम इतने सालों से टीवी देखते आए हैं, हम सीबीआई के केसेस, ईडी के केसेस, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन केसेस, एजेंसीज के केसेस देखते थे। और जब ये एजेंसीज किसी के घर पे छापा मारती थी, कोई स्कैम होता था, तो क्या मिलते थे? कैश के ढेर मिलते थे, और ये रंगोली बनाते थे कैश की गड्डियों की, सी उससे लिखेंगे, बी लिखेंगे, आई लिखेंगे। सोने के बिस्कुट मिलते थे, शेल कंपनी के कागज़ मिलते थे, दीवारों में से दीवारें तोड़ तोड़ के सोने चांदी जवाहरात मिलते थे। आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास एक चवन्नी नहीं मिली। आपने उनके घरों में रेड कर ली, आपने उनके ऑफिसेज में रेड कर ली, आपने उनके लॉकर्स में रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव में रेड कर ली, और कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन ईडी कहती है कि चवन्नी इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारा पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हो गया। उसका कोई सबूत तो दिखाएं। मैं कह रही हूं, आज मैं आपके शो पे आरोप लगा देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, जो उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में खर्च कर दिया। जाइए, अरेस्ट करिए नड्डा जी को। कहने से क्या होता है? ये इतनी प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, कहने से कोई बात थोड़ी होती है, उनको सबूत सामने रखना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करी थी। इन्होंने सेंट्रल जांच एजेंसियों को केज्ड पैरट कहा था। 10 साल के बाद 2024 में जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी करी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। उन्होंने ये कहा फिर से कि ये एक पिंजरे में कैद तोते की तरह एजेंसीज हैं। इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करने पे मजबूर हो रहा है, तो क्या हमारी देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज को शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, लेकिन एक इमोशनल डैम इट। अब आप ही मुझे बताइए, एनसीपी के वो नेता जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम उन्हें जेल में डालेंगे और वो चक्की पीसेंगे, उन्होंने अपनी एक लाखों लोगों की रैली में ये कहा था। आज वही लोग, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र में। क्यों प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ केस खत्म हो गए जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्यों एनसीपी के छगन भुजबल, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, सारे केसेस, आपको पता है ईडी ने जाके, सीबीआई या ईडी ने जाके बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा था छगन भुजबल के खिलाफ 10 सालों से।
जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जी, ईडी ने जाके कहा कि हमें केस बंद करना होगा क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। अब आप बताइए, नहीं लेकिन कौन विश्वास करेगा आपकी इस बात पार्टी पे? पर अब एक और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मेरा तो एक बहुत सिंपल सवाल है, आपसे भी वो सवाल होगा, भाजपा से भी वही सवाल होगा और कांग्रेस से भी वो सवाल होगा जी। आज दिल्ली वासियों के लिए सबसे बेसिक जो उनका हक है वो सांस लेने का हक है, जिंदा लेने के लिए। वो सांस लेना, आप में से कोई पार्टी दिल्ली की पोल्यूशन को कैसे खत्म करेंगे, एक्शन प्लान क्या ये? नीरजा जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम तो बचपन से आपको देखते आए हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात में करेक्ट करना चाहूँगी। ये प्रदूषण जो है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पे कोई दीवारें नहीं खड़ी हैं कि पोल्यूशन यहाँ से अंदर है और पोल्यूशन बाहर नहीं है। आज भी हम एक नोएडा के स्टूडियो में बैठे हैं, नोएडा के स्टूडियो में, यहाँ पे नोएडा की भी हवा, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरे उत्तरी भारत में बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। पूरे एनसीआर रीजन में बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। जब ये पोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पटना तक ये पहुंचता है पोल्यूशन, तो हमें इस बात को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ दिल्ली ओनली प्रॉब्लम, एंड इफ इट इज नॉट अ दिल्ली ओनली प्रॉब्लम, मैं एक बारी पूरी करूं, देन इट कैनॉट बी रिजॉल्व्ड बाय दिल्ली अलोन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को कम करने के कई कदम उठाए। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है, लेकिन आप एनसीआर रीजन में देखने जाइए, 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में। दिल्ली में एक भी ईंट का भट्टा नहीं है जो हाईली पोल्यूटिंग माना जाता है, लेकिन एनसीआर रीजन में दिल्ली के आसपास 3,500 से ज़्यादा ईंट के भट्टे हैं। दिल्ली ने अपनी बस फ्लीट को एक हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में शिफ्ट किया है। आज दिल्ली हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट इन द होल वर्ल्ड। कुछ महीने में सेकेंड से ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी पूरी दुनिया में। लेकिन आनंद विहार बस अड्डे का जब हम पोल्यूशन देखने जाते हैं, हमारी तो सारी बसेस इलेक्ट्रिक और सीएनजी हैं, लेकिन सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टैंड है जहाँ पे सारी डीजल बसेस चल रही हैं। तो अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर दिल्ली के आसपास पोल्यूशन हो रहा है वो दिल्ली के अंदर नहीं आता है। अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, सिर्फ दिल्ली के द्वारा कदम उठाना पर्याप्त नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब एक बहुत बड़ा विषय जो इस चुनाव में क्या कहूं मैं, जिसको लेकर आपसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन अरे कहना क्या चाहते हो? पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को। हमारे दो नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था, खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे, तो आप ये किसने बनाई हैं तस्वीरें? आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी की है। क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है? मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। ये वीडियो एक मिनट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने ये वीडियो चल रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहाँ पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं।
कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं वो जैसे लाल किले का वो है ना जहाँ पे उनका दरबार होता था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी है। आतिशी जी, अब ये एक तरीके से ये नैरेटिव रहेगा कि अगर उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे, क्या ये नैरेटिव पे चलेंगे या आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस पे क्लैरिफिकेशन आएगा? देखिए कि मैं तो कह रही हूँ इन दोनों ही चीजों पे बात मत करिए। दिल्ली के लोगों के लिए आपने 10 साल में क्या काम किया है उस पे बात करिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, हम अपने काम का डंका बजा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी 10 साल में हमने 24 घंटे बिजली दी है, हमने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक्स का एक शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल खड़ा किया है, हमने दिल्ली में 10 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बनाई है, हमने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बनाए हैं, फ्लाईओवर अंडरपास दिल्ली की ट्रैफिक को स्पीड देने के लिए, हमने दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में 80,000 सीट्स बढ़ाई हैं। हम अपने काम का डंका पीट रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं से बड़ा बोर होते हैं, क्योंकि हम दो ही बिजली पानी स्कूल अस्पताल, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, हम इसी की बात करते मैं उस पे आऊंगा, मैं आपने जो बताया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नैरेटिव में बीजेपी सामने आए। वो भी तो 10 साल से केंद्र सरकार में है, दिल्ली देश की राजधानी है। आपने जो अभी चीजें तो आतिशी जी, अगर ये नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने दिल्ली में 10 साल में क्या काम किया है। नहीं पर आऊंगा, लेकिन ये आरोप आज हर चौक चौराहे पर इसको लेकर चर्चा होती है, इसको लेकर बातचीत होती है, और बातचीत होने के पीछे की वजह यह है कि ये जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं और वो इतने खास और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट से आलीशान जगह पे कैसे रहते हैं। एक लिस्ट बीजेपी ने बताई, 28 लाख का टीवी यूनिट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, 2 लाख का जो आप माइक्रोवेव। कह रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे चर्चा होती है, ये चौक चौराहे पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके नोएडा के स्टूडियोज में चर्चा होती है। दिल्ली के चौक चौराहे पे चर्चा होती है कि दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहाँ पे 24 घंटे और ये जो लिस्ट गिनाई जा रही है, और जो आप जहाँ पे नोएडा में आपका स्टूडियो है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस साल की पीक गर्मी में यहाँ पे 8-8 घंटे के पावर कट लगे थे। चर्चा चौक चौराहे पे इस चीज की होती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टीन टप्पर में बच्चे पढ़ रहे हैं। चौक चौराहे पे चर्चा इस बात की होती है कि दिल्ली के इस मौसम में जब सर्दी खांसी वायरल फीवर सबको हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है, फ्री इलाज मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और राज्य में होते तो एक छोटी सी बीमारी में परिवार के एक सदस्य को 1,500 रुपए खर्च करने पड़ते। अरे एब्सोल्युटली समझ गया कि मेरे सवाल का जवाब आप क्या दे रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। हमारा जो पहला सवाल है ये मुझे लगता है आपके लिए बड़ा इजी सवाल होगा, दिखाइए जरा। पहला सवाल हमारा ये है, बेहतर वक्ता कौन है, प्रियंका गांधी जी या स्वाति मालीवाल जी? प्रियंका गांधी जी। चलिए जोरदार तालियां हो जाएं, आपने इंडिया अलायंस का साथ निभाया यहां पर। अब पिक्चर में है, देखिए जरा, बेहतर सरकार कौन, यूपीए मनमोहन सिंह जी, एनडीए नरेंद्र मोदी जी? देखिए इसमें तो बहुत क्लियर है, अगर आप सारे आंकड़े देखिए, बेरोजगारी के आप आंकड़े देखिए, भारत पर कैपिटा इनकम पे कहाँ खड़ा है, हमारे युवाओं के पास नौकरियां हैं कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, देयर इज नो डाउट कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बेटर परफॉर्म किया देन द करंट एनडीए का। लेकिन आपने नाइस। दिल्ली का बजट 31 साल में घाटे का बजट, इसकी वजह क्या? ये सूचना आपकी गलत है। correct, दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री होने के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, तो दिल्ली का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, ये मुझे अपनी टिप्स पर पता है। तो दिल्ली का बजट बिल्कुल भी घाटे में नहीं है। देखिए आप भी ये जो हमारी विरोधी पार्टियां जो फुसफुसा के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गुड आपने बता दिया ये बात, ठीक है, दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, जब हम आए थे सरकार में 2015 में, अगर हम उसे पिछला बजट उठा के देखें तो तब दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड़ का टोटल बजट साइज होता था। दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, तो दिल्ली का जो सारा बजट है वो दिल्ली के ही रेवेन्यू से, हमारे ही रेवेन्यू से आता है। ठीक है। 10 साल में
दिल्ली ने अपना बजट 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा के 30,000 करोड़ से इस साल 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ पे हम लेके आए हैं। इतना ज्यादा बजट इंक्रीज मुझे नहीं लगता इस देश की किसी भी सरकार में आज तक हुआ। फिर आपने इसमें